नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेवा। आज बात करूंगी आपसे पश्चिम बंगाल की, क्योंकि बंगाल जल रहा है, सुलग रहा है, सड़कों पर बर्बादी का मंजर है, घरों और दुकानों में तबाही के निशान हैं। हिंदू लोग वहां से घर छोड़ने को मजबूर हैं। लोगों की आंखों में आंसुओं का सैलाब है, लेकिन क्यों? वजह है वक्फ संशोधन कानून। लेकिन क्या सच में यही वजह है, या वक्फ संशोधन कानून सिर्फ बहाना है? और अगर वजह यही है तो सिर्फ बंगाल में ही ऐसा क्यों हो रहा है? क्या मुस्लिम आबादी सिर्फ बंगाल में है? इसका जवाब है नहीं। तो फिर हिंसा सिर्फ बंगाल में ही क्यों, और हर बार सिर्फ बंगाल में ही क्यों? क्यों इतने दिन बीत जाने के बाद भी बंगाल में हिंसा शांत नहीं हो रही है? क्यों सरकार, चाहे वो ममता बनर्जी की टीएमसी सरकार हो या फिर केंद्र की बीजेपी सरकार, एनडीए सरकार, बंगाल को सुलगने से क्यों नहीं रोक पा रही है? आज इन सभी मुद्दों पर मैं आपसे डिटेल में बात करूंगी, लेकिन सबसे पहले आप ये समझिए कि आखिर बंगाल में हुआ क्या है। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ पश्चिम बंगाल के कई शहरों में हिंसक घटनाएं हुई हैं। पहले मुर्शिदाबाद में हिंसा भड़की, जिसमें 3 लोगों की जान चली गई। फिर शमशेरगंज के जाफराबाद में बवाल हुआ। इसके बाद दक्षिण 24 परगना में हिंसा भड़की। पुलिस वैन तक में वहां पर आग लगा दी गई। कई वाहनों में तोड़फोड़ की गई। हालात ऐसे हो गए कि कई परिवारों को हिंसा से बचने के लिए अपना आशियाना तक छोड़ना पड़ा। आलम यह है कि जिले में हिंसा से प्रभावित लगभग 500 हिंदू पलायन कर चुके हैं। उन्होंने भागीरथी नदी को पार करके मालदा जिले में शरण ली है। पश्चिम बंगाल के जाफराबाद गांव से करीब 170 पीड़ित परिवार अपना घर छोड़ने को मजबूर है। खबर यह है कि 50 से ज्यादा हिंसाग्रस्त लोग साहिबगंज पहुंचे हैं। तो एक तरफ बंगाल हिंसा की आग में झुलस रहा है, तो दूसरी तरफ नेताओं की राजनीति खत्म नहीं हो रही। पलायन को लेकर पश्चिम बंगाल के शहरी विकास मंत्री नाम फरहाद हकीम, उनका कहना है कि यहां पर ऐसी कोई हिंसा की परिस्थिति है ही नहीं। लोग बंगाल से बंगाल में ही तो जा रहे हैं, यानी कि बंगाल सुरक्षित जगह है और इसीलिए लोग बंगाल में जा रहे हैं। यहां पर सब कुछ ठीक है। लेकिन एक सवाल पूछती हूं मैं, क्या सच में सब कुछ ठीक है? ये जो मेरे इर्द गिर्द वीडियोस चल रहे हैं ना, आप उसमें देखिए, क्या सब कुछ वाकई बंगाल में ठीक है? ये जो हिंसा की तस्वीरें हैं, ये जो हिंसा के वीडियोस हैं, इसमें आप देखिए, क्या बंगाल में सब कुछ ठीक है? फरहाद हकीम ने यह भी कहा कि बंगाल की पवित्र भूमि है ये, यहां पर वक्फ बोर्ड कानून लागू नहीं होगा। और यही बात मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी कही थी कि बंगाल में वक्फ कानून लागू नहीं होने दूंगी। और बीजेपी का कहना है कि ममता बनर्जी के बयान की वजह से ही हिंसा भड़की है। पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। उनका कहना है कि हम बंगाल में चुनाव से पहले राष्ट्रपति शासन की मांग करते हैं। उनका यह भी कहना है कि बंगाल में हिंदुओं को सताया जा रहा है। शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया है कि कट्टरपंथियों के डर से लोग भागने को मजबूर हैं। कई लोग झारखंड भी गए हैं। बीजेपी का कहना है कि यह हिंसा पहले से नियोजित थी, यह स्टेट स्पॉन्सर्ड है। लेकिन अगर यह हिंसा स्टेट स्पॉन्सर्ड है तो एक सवाल है कि फिर पुलिस वाले क्यों इसकी जद में आ रहे हैं? यह वीडियो आप देख रहे हैं, पुलिस वाले अपनी जान बचाकर वैन में भागते हुए नजर आ रहे हैं। अगर यह हिंसा राज्य प्रायोजित है तो फिर पुलिस वाले इसकी जद में क्यों हैं? कुल मिलाकर बीजेपी का आरोप यह है कि वोट की राजनीति के चलते बंगाल में हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। उनका आरोप है कि यह हिंसा ममता बनर्जी की वजह से ही भड़की है। तो वहीं सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस का आरोप है कि हिंसा करने वाले लोग बाहर से आए थे। टीएमसी के आईटी सेल प्रमुख देवांशु भट्टाचार्य ने बीजेपी पर फर्जी तस्वीरें और वीडियो शेयर करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी का कहना है कि यह तो एक्शन का रिएक्शन है।
उनका यह कहना है कि किसी के मजहब पर हमला करोगे तो उसके नतीजे कुछ भी हो सकते हैं। इनसे पहले कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने कहा था कि हम आएंगे तो घंटे भर में इलाज कर देंगे। हालांकि जब उनका यह वीडियो वायरल हुआ तो सामने आकर वो इस पर सफाई देते भी नजर आए। लेकिन एक सवाल यहां पर भी खड़ा होता है कि ऐसे समय पर जब लोगों की भावनाएं इतनी सेंसिटिव हैं, जब पता है कि किस तरीके से हिंसा की तस्वीरें सामने आ रही हैं, तो ऐसे टाइम पर क्या ऐसे शब्दों के इस्तेमाल का ध्यान नहीं रखा जाना चाहिए? क्या ऐसे बयानों से नहीं बचना चाहिए जो किसी को प्रवोक कर सकते हैं? और यह बंगाल में हिंसा की कोई पहली तस्वीर नहीं है, लेकिन हर बार उम्मीद यही होती है कि काश यह हिंसा की आखिरी तस्वीर हो। बंगाल का इतिहास आप उठाकर देखिए। चुनाव से पहले बंगाल की हिंसा हमेशा सुर्खियों में रहती है। 2003 में जब यहां पर पंचायत चुनाव हुए थे तब 76 लोगों की मौत हुई थी, 76। इसमें से 40 से ज्यादा लोग तो वोटिंग वाले दिन ही मारे गए थे। 2013 और 2018 के चुनाव के समय यहां पर केंद्रीय बलों की तैनाती तक की गई, लेकिन इसके बाद भी हिंसा थमी नहीं थी। 2013 में 39, 2018 में 30 लोगों की मौत हुई थी। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी अपनी 2018 की एक रिपोर्ट में एनसीआरबी ने कहा था कि पूरे साल के दौरान देश में होने वाली 54 राजनीतिक हत्याओं के मामले में से 12 बंगाल से जुड़े थे। उस रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि साल 1999 से 2016 के बीच पश्चिम बंगाल में हर साल औसतन 20 राजनीतिक हत्याएं हुई हैं। पश्चिम बंगाल में हिंसा का दौर 1960 के बाद शुरू हुआ, जिसके बाद 1967 में राज्य में लेफ्ट पार्टी की सरकार आई, जो 2011 तक यानी कि 34 साल तक सत्ता में रही। एक आंकड़ा यह भी बताता है कि इन 34 सालों के दौरान राज्यों में राजनीतिक हिंसा में 28,000 लोगों की मौत हो गई, 28,000। ममता बनर्जी के नेतृत्व में नंदीग्राम और सिंगूर आंदोलन हुआ था और 34 साल की लेफ्ट सरकार का राज वहां पर खत्म हुआ। उस वक्त लोगों को यह उम्मीद जगी कि अब तो सरकार बदल जाएगी और सरकार बदलने के बाद पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा खत्म हो जाएगी। लेकिन क्या ऐसा हुआ? जवाब है नहीं। पंचायत चुनाव हो या विधानसभा लोकसभा चुनाव, पश्चिम बंगाल में हिंसा कम नहीं हुई है। पश्चिम बंगाल में अक्सर कानून व्यवस्था के मसले सियासी बयानबाजियों में उलझा दिए जाते हैं, जिसका नतीजा यह होता है कि ना तो प्रशासन उससे कोई सबक लेता है और ना ही आमजन के सवालों की जवाबदेही होती है। और कुल मिलाकर पिसता कौन है? वहां का एक आम नागरिक जो चैन से, शांति से अपना जीवन यापन करना चाहता है, जिसका हिंसा से कोई लेना देना नहीं होता, वो इसके जद में हर बार आता है। सवाल ये कि हर बार ऐसा क्यों होता है और ये खत्म कब होगा? इन्हीं सवालों के साथ आपको छोड़कर जा रही हूं। कल फिर से एक मुद्दे के साथ होगी मुलाकात। तब तक के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।